हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने जा रहा हूँ और पॉलिटी में से जो एक गहरा कंसेप्ट है उस गहरे कंसेप्ट को समझाऊंगा, क्योंकि एक ऐसे गहरा कॉन्सेप्ट की आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इसको समझने में बच्चों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, उस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दो शब्दों को हम लेंगे, एक समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, कि इसका मीनिंग समझ में आ जाए आपको, और मीनिंग समझ में आ जाए तो इसका कंसेप्ट अपने दिमाग में ऐसा बिठा लें कि ये कभी भी आपको भूले ना, ठीक है ना, कभी भी आपके दिमाग से अलग ना हो। सो आज हमें देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक होगा प्रस्तावना या प्रेम्बल, ठीक है। तो प्रस्तावना एंड प्रेम्बल को अगर कवर करना है तो इसको करने के लिए हमें इसको 3 डिवाइड में डिवाइड करना पड़ेगा। प्रस्तावना को पहले भाग में डिवाइड करेंगे सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप एंड लास्ट सत्ता का उद्देश्य। सत्ता के स्रोत में आप पढ़ेंगे जनता का शासन वगैरह जो दुनिया भर का है वो पढ़ेंगे अपन लोग। एंड सत्ता का स्वरूप, सत्ता के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा एसेट्रा etc। इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो इन शब्दों में से आपको सबसे पहले नंबर आप नेट पे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप हिंदी वर्जन को देखेंगे तो उसमें लिखा है कुछ ऐसा: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विश्वास, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता etc। ऐसी कुछ प्रस्तावना आपको पढ़ने को मिलेगी। तो भारतीय प्रस्तावना या इंडियन प्रेम्बल में आपको यहाँ पे हमने उस प्रस्तावना के जो मेन शब्द हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको कवर किया। उस प्रस्तावना के जो मेन शब्द हैं उनको तोड़ के लिख दिया इसमें। अब हम एक एक करके इनके मीनिंग समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, और डेफिनेशन जब हम इसको कवर कर लेंगे, ये सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का उद्देश्य कवर कर लेंगे, फिर अब हम सिखाएंगे एक प्रस्तावना लाइए पेज में और उसको पढ़िए। तो आप उसको पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद पूरा समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको एक फैक्ट के हिसाब से या एक दो जानकारी देना चाह रहे हैं। सत्ता के स्वरूप में पहले 2 शब्दों का मतलब समझ लें, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। सत्ता का स्रोत इसको हम कर लेंगे कवर, एंड सत्ता का उद्देश्य और सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। आज क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इस वजह से हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सत्ता के स्वरूप में 2 शब्दों को पढ़ना, तो इसको भी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अच्छा चलो इसको भी कर लेते हैं। आज तीनों की डेफिनेशन और तीनों का मतलब समझ लेते हैं, और इसको समझने में पूरी ज़िंदगी गुजर पाती है और स्टूडेंट इसको क्लियर सटीक नॉलेज इसका प्राप्त नहीं कर पाती। लेकिन आज इसका ये लेक्चर देखने के बाद इसको आराम से आप देख लो, समझ पाओगे, और आपकी जो थॉट है इसको देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, सत्ता के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा हम आपको बाद में लिखवाते हैं, आपको पहले समझ लीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब एक ऐसे देश से होता है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। हमने 2 शब्दों का यूज किया है, आंतरिक मामले, एंड सेकंड पॉइंट यूज किया है हमने बाह्य मामले, इंटरनल और एक्सटर्नल मामले। तो यहाँ पर आंतरिक मामले से मतलब एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामले से मतलब होता है देश की शिक्षा, ठीक है, देश की शिक्षा हो गया, देश का स्वास्थ्य हो गया, देश का कानून हो गया, आदि आदि etc, ठीक है। अब बाह्य मामले क्या होते हैं? बाह्य मामले में होती है देश की विदेश नीति, देश की विदेश
विदेश नीति। तो मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब संपूर्ण, अब डेफिनेशन आप नोट कीजिए, मैं लिखवाता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। अब इसका मतलब क्लियर हो गया ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दो ये इम्पोर्टेंट, अब इस वाले को कवर करते हैं, इसकी परिभाषा भी नोट करवा दी, इसको समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को कवर करते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझो, एक मिनट। अब यहाँ पे ये दो शब्द समझने में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड हैं और इसको समझने के लिए बहुत आपको खुले माइंड से देखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम टाइट माइंड हो जाएं, सीधे बैठ जाएं और टाइट माइंड हो जाएं और इसको बिल्कुल कंसेप्ट दिमाग लगाकर देखें इसको। तो पहला आपको देखना है समाजवादी। ओके, तो समाजवादी आपको देखना है समाजवादी। तो समाजवादी में आपको सबसे पहले आप इसकी परिभाषा हम आपको बताएं, ठीक है, परिभाषा ही बताएंगे, इसके समाजवादी के प्रकार कितने होते हैं इसको भी बताएंगे, और इसकी डेफिनेशन इंडियन के रिस्पेक्ट में क्या डेफिनेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खंड में। तो पहला आपको बताएं, समाजवादी एक विचारधारा है। पहले हम आपको समझा, डिक्टेशन दे दें, फिर उसका नोट करवाते हैं। समाजवादी एक विचारधारा है, एक थॉट है जो दिमागों में आता है, ठीक है। समाजवादी एक विचारधारा है, ठीक है, जिसके निम्नलिखित तत्व होते हैं, यानी कि समाजवादी एक विचारधारा है जिसके कुछ न कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट क्या होते हैं? पहला एलिमेंट समाज का, संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण का त्याग, शोषण का निपटारा करना। तो हमारे यहाँ पे लिखें परिभाषा कि समाजवादी एक क्या है? विचारधारा है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं? जिसके कुछ तत्व या एलिमेंट हैं। क्या क्या एलिमेंट हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट आपका है संपत्ति जो होती है, संपत्ति का समाजीकरण। सेकंड पॉइंट है आपका कि वंचित मजदूर या वंचित वर्गों को, या समानता बोल दो, समानता भी सब समझाएंगे, इसको भी एक सीसी की तरह क्लियर हो जाएगा। थर्ड है आपका मजदूर और वंचित वर्गों यानी श्रेणी वर्गों का कल्याण, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखते हैं, जो लोग हम सभी लोग, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उसके दिमाग में ये थॉट आता है कि भारत में बड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना सब लोग इक्वल हो जाएं, यानी जो लोग ऐसा सोचेंगे, ना कोई बड़ा रहे ना कोई गरीब रहे, सब इक्वल रहें, उसकी विचारधारा को कहेंगे समाजवादी विचारधारा। संपत्ति का समाजीकरण, ना तो मुकेश अंबानी रहे, ना कोई टाटा बिरला, कोई भी ना रहे, सब बराबर रहें, सबके पास बराबर की प्रॉपर्टी रहे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो ये विचारधारा को कहते हैं समाजवादी। समाजवादी एक विचारधारा है, एक थॉट है जो दिमाग में आने वाली है, और उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? वो जो ऐसा सोचेगा, संपत्ति का समाजीकरण, ना कोई बड़ा आदमी ना कोई गरीब आदमी, मध्यम वर्ग, अंबानी टाटा बिरला ये बड़े आदमी नहीं, इनकी प्रॉपर्टी को छुड़ाकर सब में गरीबों में बांटना, ये आपका मेन बिंदु रहता है इसका समाजवादी विचारधारा। दूसरा, समानता चाहते हैं, जब संपत्ति बटा के गरीब को दे दोगे तो समानता आ ही जाएगी, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा रहेगा। मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण, टाटा बिरला अंबानी से ज़मीन प्रॉपर्टी पैसे छुड़ाकर मजदूर बांटों में बांट देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मजदूरों का कल्याण होगा, जो वंचित वर्ग है उनका कल्याण होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनके दिमाग में ये थॉट आता है कि जो संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, उसको समाजवादी विचारधारा कहते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है, 2 प्रकार की समाजवादी होती है, जिसको फर्स्ट कहते हैं साम्यवादी या ऑब्लिक कार्ल मार्क्स समाजवादी, ये फर्स्ट प्रकार। और सेकंड इसका टाइप होता है लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद। अच्छा, तो यहाँ पर बेटा जो लोग देखो,
समाजवादी या समाजवाद विचारधारा के मतलब पहले तो एक साम्यवादी और कार्ल मार्क्स समाजवादी भी कहते हैं समाजवाद होना चाहिए, और दूसरा कहते हैं यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं कि समाजवाद होना चाहिए। यानी ये दोनों पक्ष कहते हैं कि समाजवाद, दुनिया में समाजवाद होना चाहिए, लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं। क्या क्या रास्ते हैं? पहला रास्ता जो साम्यवादी या कार्ल मार्क्स समाजवादी हैं वो सोचते हैं क्रांति करो, क्रांति करो, वर्ग संघर्ष करो, वर्ग संघर्ष, युद्ध करो। यानी जो मार्क्सवादी होते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अंबानी, टाटा, बिरला की क्रांति करो, मजदूर वर्ग आए बीच में, सामने आए, टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं उनसे युद्ध करे, उनसे छीन कर, उनकी प्रॉपर्टी पैसे छीन कर अपने छीन ले और सब मजदूर वर्गों में बांट दे तो सब लोग समान हो जाएंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो आते हैं साम्यवादी ओब्लिक या कार्ल मार्क्स समाजवादी में आते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष करके, यानी दो वर्गों के बीच में लड़ाई करके, ठीक है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में। और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद, उसको कहते हैं ये क्रांति नहीं चाहता, ये चाहता है शांति से। जो हिंसा से चाहता है लड़ाई करेगा तो क्या होगी? आपकी हिंसा होगी। ठीक है, हिंसा से चाहता है लड़ झगड़ के, और ये कहता है अहिंसा से, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो कहोगे अहिंसा से कैसे होगा? कोई मजदूर वर्ग या कोई गरीब वर्ग व्यक्ति अंबानी के पास जाएगा और कहेगा अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमें दे दो, प्रॉपर्टी दे दो और हम सब में बांट दे। कोई ऐसे दे, हिंसा, ये तो अहिंसा है ना। अहिंसा से कैसे दे देगा? अंबानी भगा देगा। ठीक है, कोई नहीं देने वाला अपनी प्रॉपर्टी अहिंसा से। तो ये कहता है कैसे अहिंसा से होगा? तो ऐसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं कि संसद जो होती है अपनी विधायिका होती है, कानून बनाकर क्या कर सकती है? लोकतांत्रिक समाजवाद ला सकती है कि अपनी संसद एक ऐसा कानून बना दे कि टाटा, बिरला, अंबानी, दुनिया भर के जो भी बड़े रईस पार्टी हैं उनमें क्या करेंगे 20 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से या 5 लाख से ज़्यादा रुपए नहीं लग सकते हैं, और बाकी उनका पैसा छुड़ाकर कानून के अकॉर्डिंग नियम बनाकर गरीब लोगों में बांट दें। ठीक है, तो ये सोचते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या समझा? समाजवाद एक विचारधारा है, ठीक है, जिसके केंद्र में क्या सोचती है? संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए, वंचित एवं मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए। समाजवाद, साम्यवादी भी समाजवाद हैं और लोकतांत्रिक समाजवाद भी समाजवाद, दोनों चाहते जाइए कि समाज का कल्याण हो, सभी बराबर हों। लेकिन जी कहता है रास्ता अपना हिंसा युद्ध के माध्यम से, गरीब लोग लेकर के बड़े युद्ध से लड़के छीन ले, ठीक है, तब बांट दें सब में तो समानता होगी। और जी कहता है कि छीन कर नहीं, शांतिपूर्वक कानून का नियम बनाकर छीन लो, ठीक है, फिर समानता होगी, फिर सब में बांट दो। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ठीक है, समाजवाद जे भी है। लेकिन अब एक क्वेश्चन होता है कि भारत का समाजवाद क्या है? तो भारत का समाजवाद ना तो साम्यवादी है ना लोकतांत्रिक है। भारत का समाजवाद इनसे अलग है, इनका बीच का है। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखवा, एक हेडिंग डालो कि भारत का समाजवाद, और भारत के समाजवाद में आप लिखें भारत का समाजवाद ना तो साम्यवादी समाजवाद है और ना ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। तो हमने ये लिखा है बेटा, ना तो भारत का समाजवाद भारत का समाजवाद जे भी नहीं है, लेकिन इससे निकटता, इसके पास रखता है, इसके कुछ शब्दों को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखें आप जी, भैया आपने ये तो बता दिया ना भारतीय समाजवाद ना ये है इसके पास, लेकिन है क्या? तो हेड पैराग्राफ चेंज करके लिखें DS नकारा केस 1982, DS नकारा केस ब्रैकेट में 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित एलिमेंट